Good evening, everyone. I welcome you all once again to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। ये आपका जेकेपी कांस्टेबल का फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का अगला लेक्चर है और आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर हम एक बहुत बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है स्टैटिक जीके में बना चुके हैं। एंड आज के वीडियो में जो एक्सप्लेनेशंस हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, वो मैं नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर दी गई थी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट बिफोर बिगिनिंग विद द क्विज आप जाकर एक बार स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम करके प्लेलिस्ट बनी है ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाला जो लेक्चर है एक बार देख लें और उसके बाद ही ये क्विज अटेम्प्ट करें फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। So before discussing the 30 MCQs, let us get started with the vocabulary. Okay, sorry. पहला वर्ड है evanescent. evanescent का क्या मतलब होता है? evanescent का मतलब होता है एक चीज़ जो जल्दी से गायब हो जाती है, ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती, उड़ जाती है, गायब हो जाती है, वॉलेटाइल होती है, टेम्पररी होती है। ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स है वैनिशिंग या फ्लीटिंग, एंटोनिम्स है परमानेंट या लास्टिंग। Sentence usage: The evanescent mist over the lake gave it a mysterious aura in the early morning. सुबह सुबह के टाइम पर लेक के ऊपर जो है एक ऐसी धुंध सी जो है ऐसे रहती है, लेकिन वो धुंध जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, उड़ जाती है। इस वजह से जो उस लेक की जो अपीयरेंस है वो बड़ी ही एक मिस्टीरियस सी आती है। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्ति, जिसके पास बहुत सारी अनलिमिटेड पावर्स हों, जो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो सिनोनिम्स ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। एंटोनिम्स वीक है या पावरलेस है। सेंटेंस यूजेज: इन मेनी माइथोलॉजीज गॉड्स आर ऑफन डिपिक्टेड एज ओमनीपोटेंट बीइंग्स। बहुत सारी हमारी जो माइथोलॉजीज़ हैं, हमारे जो वेद ग्रंथ और ये सब किताबें हैं, वहाँ पर जो है ग्रंथों में हमारे भगवानों को ओमनीपोटेंट बताया गया है। उनको बताया गया कि अरे वो ऑलमाइटी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली हैं, राइट। सिरेंडिपिटी। सिरेंडिपिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका मतलब होता है अक्रेंस ऑफ इवेंट्स किसी चांस के साथ, मतलब एक प्रोबेबिलिटी के साथ। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, बट एकदम से कोइंसिडेंटली कुछ हो जाता है, एक बेनिफिशियल वे में, एक अच्छे तरीके में कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हो जाती है। तो लक या फ्लूक जिसको बोलते हैं, तुक्के में तुक्का लग गया यार, सो दैट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ सिरेंडिपिटी। एंटोनिम्स आर मिसफॉर्च्यून या बैड लक। सेंटेंस यूजेज: मीटिंग अ ओल्ड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट वॉज प्योर सिरेंडिपिटी। वो जो अपनी पुरानी दोस्त से मिली एयरपोर्ट पर, वो एक जस्ट एक लक मीटिंग थी, एक चांस मीटिंग थी, ऑल्दो अच्छी मीटिंग थी, बट अगेन शी डिड नॉट प्लान इट, इट वॉज नॉट प्लान, इट अकर्ड बाय चांस, कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया। नेक्स्ट इज कैप्रीशियस। कैप्रीशियस एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले लगते हैं ये वर्ड्स और नाउन को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। अक्सर इन्हें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी कहा जाता है। मतलब है कैप्रीशियस का कि एकदम से जो है मूड, आपका मूड स्विंग आपको बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आपका मूड चेंज होता है, आपका बर्ताव चेंज होता है। तो सिनोनिम्स है विम्सिकल या अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल है ना, एकदम से चेंज हो रहा है। एंटोनिम्स है स्टेडी और प्रिडिक्टेबल। सेंटेंस यूजेज: द वेदर इन द माउंटेन्स इज कैप्रीशियस एंड कैन चेंज क्विकली। पहाड़ों में जो मौसम है वो एकदम से बदलता है, पता भी नहीं लगता। अभी धूप निकली है तो अभी बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, अभी धूप थी एकदम से अंधेरा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है ये वेदर बदलता है और इसको कैप्रीशियस बोला जाता है। इनएफेबल। इनएफेबल जो है एक एडजेक्टिव है अगेन, एंड इसका मतलब होता है कि इतना ज़्यादा बड़ा है या इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसको शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। होते हैं ना कि वी आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, दैट इज इनएफेबल। वन वर्ड फॉर दैट इज इनएफेबल। सिनोनिम्स: इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल, आप जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Antonyms are describable and expressible. Sentence usage: the beauty of the view from the mountain top was ineffable. वो शब्दों के पार था जो हमें व्यू दिखा माउंटेन के ऊपर से, राइट। ओके, नेक्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब है इसका कि भाई अगला जो चांस है, अगली जो डिसीजन है, अगला जो कदम उठाना है वो तुमने उठाना है। आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प यू, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं जितना कर सकता था, जितनी मदद तुम्हारी कर सकता था, मैंने वो सब कर दिया है। अब जो है तुम्हारी बारी है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। कट कॉर्नर्स।
कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि जल्दी कुछ चीज़ को करने के चक्कर में, उसको आसान तरीके से करने के चक्कर में, उसको सस्ते तरीके से करने के चक्कर में आप क्या करते हो, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। जैसे ब्रेड के कॉर्नर्स काटते हैं, कागज़ के कॉर्नर्स काटते हैं, तो वही एक फ्रेज़ बन गया कि भाई अगर आप तेज़ी से कुछ करना चाह रहे हो, आसानी से या सस्ते में कुछ करना चाह रहे हो, तो आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है कर रहे हो। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब यूजेज, द कॉन्ट्रैक्टर कट कॉर्नर्स ऑन द बिल्डिंग मटीरियल्स विच लेड टू मेनी इशूज़। कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बनाते समय बिल्डिंग मटेरियल्स में जो है जल्दी काम करने के लिए, आसान काम करने के लिए और सस्ता काम करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसकी जेब में जाए, उसने मटेरियल्स की क्वालिटी पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, गंदे तरीके के मटेरियल्स इस्तेमाल कर, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारे इश्यूज आए। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल होता है एकदम से गुस्सा हो जाना, अपने आपे से बाहर हो जाना, राइट। शी ब्लू ऑफ द हैंडल व्हेन शी हर्ड अबाउट द मिस्टेक इन द रिपोर्ट। वो एकदम से उसने अपना आपा खो दिया जब उसे पता लगा कि रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मीनिंग हर एक पॉसिबल एफर्ट आप डाल रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, आप हर एक पैंतरा, हर एक दाव पे चल रहे हो कि भाई ये चीज़ जो है सक्सेसफुल हो जाए, कोई कसर नहीं छोड़ रहे काम करने के लिए। सो द टीम पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू मेक श्योर द इवेंट वॉज अ सक्सेस। टीम ने जो है हर एक मेहनत डाल दी, कड़ी से कड़ी मेहनत, हर एक एफर्ट डाल दिया कि जो इवेंट वो करवा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का मतलब है कि किसी चीज़ के ऊपर आपकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों को पता हो कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अग्रीमेंट पे बात कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो आप एक ही उस पर हो, आप दोनों को पता हो किस बारे में बात हो रही है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, लेट्स मेक श्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले ये जानना, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई जो है उसे प्रोजेक्ट के बारे में उतना ही पता है जितना दूसरे को पता है। एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज। ओके, सो दैट वाज फॉर द वोकैबुलरी। लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। जल्दी से करेंगे बिकॉज पहले वीडियो बन चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम प्लेलिस्ट में जाकर यूएनओ का वीडियो देखो और उसके बाद ही ये क्विज अटेम्प्ट करना। How many permanent members are there in the United Nations Security Council with veto power? Veto power वाले कितने permanent members है United Nations Security Council में? 3, 4, 5, 6। जल्दी से आंसर है 5। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया एंड चाइना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का? IMF, ICJ, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट। ये है आपका IMF। IMF जो है एक बॉडी है वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस, बट इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बॉडीज प्राइमरली डील्स विद मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कौन सी बॉडी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के साथ डील करती है? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पीस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल, नाम से ही पता लग रहा है। Question number 4. Which UN organ is responsible for making recommendations on international economic and social cooperation? अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल है? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, तो इट हैज टू बी इकोसॉक। क्वेश्चन 5. हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशंस हैव? ये कल भी एक क्वेश्चन आया था लैंग्वेजेस वाला, जहां पे हमने पूछा था कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल। आंसर इज 6। कौन कौन सी हैं? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सर्व्स एज इट्स मेन डेलिब्रेटिव बॉडी? यूनाइटेड नेशंस की कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो उसकी मेन बॉडी है, जहां पर थिंक टैंक है, जहां पर उसके सारे डिसीजंस लिए जाते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट या ट्रस्टीशिप काउंसिल? इट इज द जनरल असेंबली जो मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है। हु अपॉइंट्स द यूएन सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट करता है? अगर मेन डेलिब्रेटिव बॉडी जनरल असेंबली है तो अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल भी जनरल असेंबली के पास ही आएगा। How many members are there in the United Nations? 189, 190, 193, 195, 193 members are present in the United Nations, with the most recent member being South Sudan. Okay. Which of these countries is a founding member of the United Nations? इनमें से कौन सा देश जो है United Nations का founding member है? इंडिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या स्पेन? It is इंडिया। जर्मनी बहुत लेट आया है। स्विट्जरलैंड ने पहले एप्रीहेंशन दिखाई थी ज्वाइन करने में, बट लेटर ऑन दे ऑल्सो जॉइन द यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 10.
इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस? कौन सी डेट पे आई थी एग्जिस्टेंस में? 1945 है, 24 अक्टूबर 1945। ये पढ़ चुके हैं, राइट? ये तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन टिप ऑफ द फिंगर्स पे होने चाहिए। द पावर ऑफ वीटो इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय पावर। वीटो पावर कौन इस्तेमाल कर सकता है यूएनएससी की में? एनी नॉन परमानेंट मेंबर, द जनरल असेंबली, एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स एंड सेक्रेटरी जनरल। तो वीटो पावर सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। Which UN principal organ was specifically created to facilitate decolonization and support newly independent states? UN का कौन सा ऐसा जो बॉडी है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट कर रहा था और साथ ही साथ जो नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो रहे थे उनको सपोर्ट कर रहा था? ट्रस्टीशिप काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट नहीं परफॉर्म करता? एडमिनिस्ट्रिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कंडक्टिंग स्टडीज ऑन ग्लोबल इशूज, ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इनमें से जो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करता वो है सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट इसके साथ डील नहीं करता, रादर ये जनरल असेंबली और आपके सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते हैं, एंड अगर लीगल मैटर के हों तो आईसीजे के पास जाते हैं। Which country was the last to join the United Nations, becoming the 193rd member? ये भी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये है साउथ सूडान। प्लीज याद रखिए, ध्यान से सुनिए। ओके, Which of the following authors was instrumental in drafting the United Nations charter? यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बनाने में इनमें से कौन सा ऑथर इंस्ट्रूमेंटल था? हैरी एस ट्रूमन, इलियनोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या विंस्टन चर्चिल? तो ये थी इलियनोर रूजवेल्ट, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ थी। ठीक है। The Economic and Social Council is made up of how many member states elected by the General Assembly? ECOSOC के कितने members होते हैं जो General Assembly elect करती है? Answer is 54। 3 साल की टर्म्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। Which of these countries does not hold a permanent seat on the Security Council? Again, tip of the fingers वाला question है। Russia, Japan, China, France? It is Japan. Japan is not a permanent member of UNSC. What is the main objective of the International Court of Justice? अभी पीछे भी मैं डिस्कस करके हटी हूँ। क्या ये रिलीफ एड देता है क्राइसिस में? क्या ये वॉर क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करता है? क्या ये लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, या फिर ये इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है? ये लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, वॉर क्राइम्स को प्रोसिक्यूट नहीं करता, ना ही रिलीफ देता है, ना ही इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ऑपरेट्स प्राइमरली अंडर विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन? यूएनएचसीआर किसके अंडर ऑपरेट करता है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक या ट्रस्टीशिप काउंसिल? यूएनएचसीआर जो है ये ऑपरेट करता है इकोसॉक के अंडर। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल इश्यूज को डील करता है। विच ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज नॉट इंश्राइंड इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में नहीं इंश्राइन किया गया है? सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, नो इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, कलेक्टिव मिलिट्री अलायंसेस, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स? इसका आंसर है सी, कलेक्टिव मिलिट्री अलायंसेस। यूएन का चार्टर इसे सपोर्ट नहीं करता, बाकी तीनों प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर में मेंशन्ड हैं। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशंस के? वो थे ट्रिगवे ली। डैग हैमरस्टॉल्ट लेटर ऑन आए थे। कोफी अनान और बूत्रोस घाली तीनों जो है ये लेटर ऑन आए थे, एंड तीनों जो है बहुत फेमस एंड वेल नोन सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के। मेरा आपसे सवाल है, चलो छोड़ो यहीं पे लिख दिया मैंने, ये नॉर्वे के थे, 1946 से 1952 तक रहे हैं। Question number 22. Which principal UN organ is responsible for authorizing the deployment of peacekeeping forces? Peacekeeping forces की deployment को कौन authorize करता है? General Assembly, Security Council, International Court of Justice या Trusteeship Council? ये करता है Security Council. Peace Security Council authorizes deployment of peacekeeping operations. The Sustainable Development Goals 2030 में हमारे हैं ना 17 goals with 169 targets जो हमने अचीव करने हैं वर्ल्ड ओवर, और हर कंट्री को जो है बोला गया है कि आप अपने एनडीसी सबमिट करें, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की आप कितना करना चाहेंगे। तो वो कौन से यूएन ऑर्गन के अंडर आती है? सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ट्रस्टीशिप काउंसिल? ये आता है अगेन इकोसॉक के अंडर।
हाउ ऑफन डज द जनरल असेंबली इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स टू सिक्योरिटी काउंसिल? कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली द्वारा? एनुअली, एवरी 2 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स। तो हर 2 सालों में जो है जनरल असेंबली जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल में। Which UN agency is primarily responsible for international health issues? ये तो देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Question 26. Which city hosts the headquarters of the International Court of Justice? ICJ के headquarters कहाँ हैं? इंडस वाटर ट्रीटी की जो क्लास ली थी मैंने, वो याद करो, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था आईसीजे के बारे में कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट्स जो हैं, स्पेशली किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो पाकिस्तान लेकर गया था कि भाई वेस्ट रिवर है उसके ऊपर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किशन गंगा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कहाँ पर है? तब भी बताया था हेडक्वार्टर्स कहाँ है आईसीजे के? आईसीजे के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, जिनीवा में है, हेग में है या पेरिस में है? ये हैं द हेग में, विच इज़ इन नेदरलैंड्स। Question 27. The United Nations Charter outlines that the UN cannot intervene in a member state's internal affairs unless, United Nations का चार्टर कहता है कि यूनाइटेड नेशंस किसी भी मेंबर स्टेट के इंटरनल अफेयर में जो इंटरफीन नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती, अनलेस, कब तक नहीं? The member state consents to the intervention, the issue poses a threat to the international peace and security, the Security Council members vote unanimously, the matter involves economic और social inequality। अब चारों बहुत क्लोजली लिंक्ड ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वो बी रहेगा कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का एक थ्रेट होना चाहिए, तभी यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करेगी किसी भी इंटरनल मैटर में। Which of these countries was initially offered membership in the United Nations but declined to join until many years later? इनमें से कौन सा देश है जिसको मेंबरशिप दी गई थी बट उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं ज्वाइन करेंगे, बट काफ़ी सालों बाद उन्होंने ज्वाइन करा? जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया या साउथ कोरिया? इट इज़ बी, स्विट्जरलैंड, राइट। इन्होंने जो है 2002 में जो है ज्वाइन करा नेशनल रेफरेंडम करके। अगर आपको पता हो स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, बाकी जापान भी 1945 में ज्वाइन कर गया था, साउथ कोरिया ने 1991 में ज्वाइन करा था। ओके। Which of these is not a task of the United Nations High Commissioner for Human Rights? United Nations High Commissioner for Human Rights जो है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करना, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना, ह्यूमन राइट इश्यूज़ को मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, या फिर एजुकेशन के लिए ग्रांट्स देना। तो जब ऊपर वाले तीनों जो हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इट इज़ द लास्ट ऑप्शन कि एजुकेशन के लिए ग्रांट्स नहीं देता है ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट पावर डज द वीटो ग्रांट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? वीटो कौन सी पावर देता है परमानेंट मेंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की? वोटिंग को डिले करने की, किसी भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने की, नई रेजोल्यूशन प्रपोज करने की, या फिर अपनी पॉलिसीज़ को ग्लोबली इन्फोर्स करने की, लागू करने की? तो इसका आंसर है बी। जहाँ पर 4 लोग भी कह रहे होंगे कि एक काम करना है और एक भी कहता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो वो पांचों वो काम नहीं करेंगे। तो द वीटो पावर ग्रांट्स द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल द पावर टू ब्लॉक एनी सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज का लेसन थोड़ा हमने तेज़ी में करा क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, तो डिस्कशन करके आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं था। तो टाइम बहुत क्रूशियल है, इस टाइम में आप कुछ और पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी डाउट है तो अगेन यूनाइटेड नेशंस का लेक्चर वीडियो देखिए। अदर देन दैट ऑफलाइन OMR टेस्ट बेस्ड सीरीज़, हमारी OMR शीट बेस्ड सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप हम नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। दिस इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज इन अम्बवाली गली, राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और कवर करना चाहिए, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, रीच बढ़ाएं। खुद की तैयारी भी अच्छे से करें और सामने वाले की तैयारी भी जो है अच्छे से करवाएं, राइट। सो आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, हैप्पी लर्निंग।